सुबह की ठंडी हवा में स्कूल की घंटी बजी। क्लासेस शुरू होने से पहले बच्चे मैदान में इकट्ठा हो गए थे। हेडमास्टर मिश्रा जी माइक पर आए और प्रार्थना शुरू हुई, वंदे मातरम। लेकिन तभी भीड़ में से एक बच्चे की चीख सुनाई दी, दीवार से खून निकल रहा है। सबका ध्यान स्कूल की पीछे की दीवार की तरफ गया। एक पतली सी अधूरी लगने वाली दीवार से लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा तरल बह रहा था। शुरुआत में सबको लगा शायद किसी ने रंग फेंका होगा, पर पास जाकर देखने पर पता चला कि वो रंग नहीं, खून था। बच्चे डरकर पीछे हट गए, कुछ रोने लगे। मिश्रा जी घबरा गए। जल्दी से सफाई कर्मी को बुलाया। रे सोमू, जरा देख तो, ये क्या हो रहा है दीवार से। सोमू हाथ में कपड़ा लेकर गया और खून को छूते ही चौंक गया। साहब, ये तो गरम है और इसमें से गंध भी आ रही है। ये खून ही है। हड़कंप मच गया। स्कूल का पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया। तुरंत बच्चों को क्लास में भेज दिया गया। लेकिन तब तक एक और बड़ी खबर आ चुकी थी। छोटा सा 7 साल का बच्चा शिवांश, जो क्लास 2 में पढ़ता था, वो लापता था। सुबह तो देखा गया था, लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद से वो कहीं नहीं मिला। टीचर मंजू जी ने कहा, मैंने उसे लाइन में देखा था, सबसे आखिर में खड़ा था, फिर अचानक पता नहीं कहां चला गया। परेशान माता पिता स्कूल पहुंच गए। गांव में अफवाहें फैलने लगी। स्कूल में भूत है, ये जो नई बिल्डिंग बनी है उसी की दीवार से खून बहा है। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। लेकिन जब पुलिस ने दीवार को तोड़ा तो दीवार के पीछे की मिट्टी से एक टूटी हड्डी निकली और साथ ही एक पुराना चांदी का कड़ा। अब मामला सीधा नहीं रह गया था, मामला बन चुका था डरावना। जांच की जिम्मेदारी दी गई रिटायर्ड पर अब भी तेज दिमाग वाले डिटेक्टिव रतन लाहिरी को। 61 साल के रतन बाबू, हल्की मूछें, सिर पर सफेद बाल, आंखों पर चश्मा और दिमाग आज भी कंप्यूटर से तेज। वो सीधे स्कूल पहुंचे। दीवार को देखा। खून के निशान अब भी वहां थे, लेकिन सूख चुके थे। रतन बाबू बोले, ये खून इंसान का है और ये जो टूटी हड्डी निकली है ये पुरानी है। इसका मतलब है इस स्कूल की जमीन पर पहले कुछ और था। कहीं ये जमीन किसी कब्रिस्तान की तो नहीं। सुनकर सब चौंक गए। मिश्रा जी बोले, ये जमीन नगर पालिका से मिली थी साहब, 1 साल पहले ही। रतन बाबू ने फाइल निकलवाई, जमीन के कागज देखे, लेकिन फाइल में कोई नक्शा नहीं था और जमीन के रजिस्ट्रेशन पर एक मुहर अधूरी थी। रतन बाबू की आंखों में चमक आई। ये स्कूल एक रजिस्टर्ड जमीन पर नहीं, किसी अनजाने छुपे हुए इतिहास पर खड़ा है और उसी इतिहास ने आज फिर सिर उठाया है। लेकिन तभी स्कूल की सफाई करने वाला सोमू दौड़ता हुआ आया। साहब, नीचे बाथरूम के पास से एक अजीब सी गंध आ रही है, कोई चीज सड़ रही है शायद। रतन बाबू बोले, शायद कुछ छुपा हो वहां, चलिए देखते हैं। और जैसे ही वो बाथरूम के पीछे गए, मिट्टी में दबी हुई एक पुरानी बेलनुमा चीज मिली, जिसके ऊपर कुछ लिखा था, लेकिन मिट्टी में लिपटा हुआ। रतन बाबू ने सावधानी से उस चीज को निकाला और उस पर उंगली से मिट्टी साफ की, और जो लिखा था वो सबकी रूह कंपा देने वाला था। यहां जो आया वो कभी वापस नहीं गया। बाथरूम के पीछे जो बेलनुमा चीज निकली थी, अब सबकी निगाहें उसी पर थी। रतन बाबू ने मिट्टी धीरे धीरे साफ की। धातु की वो चीज हल्की सी हिल रही थी, जैसे अंदर कुछ है। पास खड़े सिपाही यादव ने पूछा, सर, खोले इसे? रतन बाबू ने सिर हिलाया, ध्यान से खोलो। हो सकता है अंदर कुछ बहुत पुराना
या बहुत जरूरी हो। यादव ने बेलनुमा चीज को हल्का सा झटका दिया। ढक्कन खुलते ही एक पुराना पीला पड़ा कागज बाहर गिरा। कागज बहुत कमजोर था, जैसे छूते ही फट जाएगा, लेकिन उस पर कुछ साफ साफ लिखा था, लाल स्याही से, ये जगह उन आत्माओं की है जिन्हें कोई अंतिम संस्कार नहीं मिला। जो सोए थे उन्हें मत जगाओ, वरना हर खामोशी चीख में बदलेगी। सबका चेहरा उतर गया। हवा कुछ ठंडी सी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य साया चारों ओर घूम रहा हो। स्कूल का मैदान सुनसान लगने लगा था और दूर एक घंटा बजने की आवाज आई, जबकि स्कूल में कोई घंटा नहीं बज रहा था। रतन बाबू ने कहा, यह घंटा कहां से बजा? यादव बोला, सर, स्कूल के पीछे एक पुराना कुआं है। गांव के लोग कहते हैं वहां रात को घंटी बजती है। रतन बाबू ने पूछा, किसी ने देखा है वो कुआं? सोमू सफाई वाला बोला, जी साहब, बचपन में गया था। बहुत डरावना है, पत्थर से ढका हुआ है अब। रतन बाबू ने कहा, चलो उसी कुएं के पास चलते हैं। सब लोग टॉर्च लेकर स्कूल के पीछे पहुंचे। झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ था एक पत्थरों से ढका कुआं। पत्थर हटाते ही अंदर से ठंडी सड़ी गंध का झोंका बाहर आया। यादव ने टॉर्च अंदर डाली। कुएं के अंदर कुछ हलचल थी। पानी जैसा कुछ नहीं था, बल्कि अंदर दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरच खुरच कर लिखा हो। तभी एक और अजीब बात हुई। पास की झाड़ी से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। सबने एक दूसरे को देखा। रतन बाबू बोले, किसी बच्चे की आवाज थी। सुनी सबने? यादव बोला, जी सर, ऐसा लगा जैसे शिवांश की ही हंसी हो। अब मामला और गहरा हो गया था। रतन बाबू ने कुएं के अंदर कैमरा डालकर देखने की सोची। उन्होंने अपने बैग से वायर वाला कैमरा निकाला और कुएं के अंदर धीरे धीरे उतारा। स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। कुएं के अंदर कोई बैठा था, एक बच्चा जो बस दीवारों को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा सफेद। वो हिल भी नहीं रहा था। ये शिवांश है, मंजू मैडम चिल्लाई। रतन बाबू बोले, अगर ये बच्चा जिंदा है तो हमें अभी इसे बाहर निकालना होगा। पर ध्यान रखना, ये कोई साधारण मामला नहीं है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। रस्सी और कुर्सी के सहारे एक जवान नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छूने की कोशिश की, बच्चे ने गर्दन घुमाकर उसकी आंखों में देखा और जवान वही कांपने लगा। ऊपर खड़े लोग चिल्लाने लगे, खींचो, खींचो उसे। रस्सी खींची गई। जवान बाहर आया, लेकिन बेहोश था। उसकी नाक से खून निकल रहा था। रतन बाबू अब भी स्क्रीन पर बच्चे को देख रहे थे। अब वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं थी, कोई रहस्य था। और तभी स्क्रीन पर काला धुआं छा गया। कैमरा बंद हो गया। रतन बाबू धीरे से बोले, ये बच्चा अब वैसा नहीं रहा। या तो वो अब शिवांश नहीं है, या फिर शिवांश को किसी और ने ले लिया है। तभी एक जोर की आंधी चली। कुएं के पत्थर अपने आप वापस खिसक गए और एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। सबने अपने कान बंद कर लिए और अगले ही पल सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर उस रात गांव के चौकीदार ने अपनी रिपोर्ट में कुछ अलग लिखा। रात के 3 बजे स्कूल की छत पर एक बच्चा खड़ा देखा गया, जिसका चेहरा उल्टा था और आंखें चमक रही थी। मैंने आवाज दी, कौन है? पर वो गायब हो गया। अब मामला सिर्फ एक लापता बच्चे का नहीं था। अब ये मामला था
एक जगह का जो कुछ छुपा रही थी, एक दीवार जो खून बहा रही थी, और एक बच्चा जो शायद अब इंसान नहीं रहा। सुबह का समय था। गांव का माहौल पहले से बदला बदला लग रहा था। कई घरों में रात भर कोई सो नहीं पाया। स्कूल के पास से गुजरते वक्त लोग नजरें फेर लेते थे। कुछ बच्चों ने डर के मारे स्कूल आना छोड़ दिया था। रतन बाबू थाने में बैठे स्कूल की जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज देख रहे थे। फाइलों में एक पीली पड़ चुकी डायरी निकली, जिस पर लिखा था, क्लर्क राम भरोसे 1983। उन्होंने डायरी खोली। पहला ही पन्ना चौंकाने वाला था। कई बार रात में स्कूल की जमीन से अजीब सी रोशनी निकलती है। पुराना मालिक इस जमीन को बेचने से डरता था। कहता था, यहां कुछ सोया है, उसे जगाना नहीं चाहिए। रतन बाबू की आंखें सिकुड़ गई। वो बोले, राम भरोसे, ये आदमी अभी जिंदा है क्या? सब इंस्पेक्टर यादव बोला, सर, गांव से बाहर एक खेत में रहता है। पागल कहा जाता है अब उसे। रतन बाबू बोले, चलो उसी पागल से मिलते हैं। गाड़ी निकाली गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। जटाजूट बाल, गंदा धोती कुर्ता और लगातार बड़बड़ाता हुआ। जैसे ही रतन बाबू पास गए, बूढ़ा अचानक चुप हो गया। उसने सीधा उनकी आंखों में देखा और बोला, जग गए ना? मैंने मना किया था। ना छेड़ो उस दीवार को, ना तोड़ो वो कुआं। अब भुगतो, अब वो सब जागेंगे। रतन बाबू धीरे से बोले, तुम राम भरोसे हो? बूढ़ा बोला, नाम नहीं बचा मेरा अब। बस एक डर बचा है। वो जो स्कूल की जमीन थी ना, वहां कभी अनाथ बच्चों का कब्रिस्तान था। गोरख बाबा ने बनवाया था, अंग्रेजों के जमाने में। बिना परिवार वाले बच्चों को दफनाया जाता था वहां। उनकी आत्माएं चैन से थी। फिर एक रात सब बदल गया। क्या हुआ उस रात? रतन बाबू ने पूछा। बूढ़ा कांपते हुए बोला, एक तांत्रिक आया था। उसने कहा, इन बच्चों की आत्माओं को बलि में बदल सकता हूं। शक्ति चाहिए थी उसे। उसने मंत्र पढ़े, तावीज बांधे और रात भर तंत्र किया। सुबह तक सारे पक्षी मर गए थे। और फिर वो तांत्रिक खुद गायब हो गया। लेकिन जब कुआं देखा तो उसमें से हंसी आ रही थी। बच्चों की नहीं, किसी और की। अब रतन बाबू की आंखों में डर नहीं, गहराई थी। उन्होंने कहा, मतलब ये जमीन अशांत आत्माओं की है। और जो बच्चा गायब हुआ, शिवांश, कहीं उस तांत्रिक की तलाश का शिकार तो नहीं बन गया? बूढ़ा बोला, अगर वो कुएं में गया है तो अब वो वैसा नहीं निकलेगा। एक बार आत्मा ले ले शरीर तो फिर इंसान रह नहीं पाता। शाम हो चुकी थी। गांव के मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। पंडित भागता हुआ आया। मंदिर के शिवलिंग पर कोई लाल धागा बांध गया है और पास में शिवांश की टाई मिली है। गांव में डर फैल गया। कुछ लोगों ने कहा, स्कूल को गिरा दो। कुछ बोले, पूजा कराओ। लेकिन रतन बाबू जान गए थे, ये डर से नहीं, दिमाग से सुलझेगा। उन्होंने स्कूल का पूरा नक्शा बनवाया। एक कारीगर बुलाया जो दीवारों के अंदर की जगहों को स्कैन कर सकता था। स्कैनिंग मशीन से पता चला, स्कूल की लाइब्रेरी की दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा है जो न तो किसी प्लान में था, न किसी ने आज तक देखा। रात के 10 बजे स्कूल खाली करवाया गया। सिर्फ रतन बाबू, यादव और 2 मजदूर रह गए। दीवार तोड़ने का काम शुरू हुआ। पहला पत्थर निकला, दूसरा। फिर एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई सांप हो या हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा खुला। कमरे की दीवारें काले रंग से रंगी थी। बीच में एक पत्थर की वेदी थी
जिस पर बैठा था वही बच्चा शिवांश, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। उसके चारों तरफ लाल रंग की लकीरें खींची गई थी, जिसमें कुछ प्रतीक बने थे, कुछ ऐसे चिन्ह जो रतन बाबू ने पुराने तांत्रिक ग्रंथों में देखे थे। रतन बाबू ने चुपचाप कदम बढ़ाए। जैसे ही वेदी के पास पहुंचे, शिवांश ने अचानक आंखें खोली। आंखें सफेद थी, पूरी सफेद, कोई पुतली नहीं। वो धीरे धीरे मुस्कराया और बोला, आप लोग बहुत देर कर चुके हैं, अब कुछ वापस नहीं आएगा। और तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी, मिट्टी झरने लगी। पीछे की दीवार पर एक चेहरा उभरा, किसी बूढ़े आदमी का, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। रतन बाबू ने तुरंत शिवांश की तरफ झपटकर उसकी कलाई से लाल धागा खींचा। जैसे ही धागा निकला, बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। दीवार पर उभरा चेहरा चीख कर गायब हो गया। शिवांश अब सामान्य लग रहा था, जैसे नींद से उठा हो। उसने धीमे स्वर में पूछा, मैं कहां हूं? यादव ने कहा, आपने उसे छुड़ा लिया सर। लेकिन रतन बाबू चुप थे। वो वेदी की तरफ देख रहे थे, जहां अब भी गर्मी महसूस हो रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जो तांत्रिक यहां आया था, उसका मकसद कुछ और था, और लगता है वो आज भी यही कहीं है। गांव में अब डर का माहौल थोड़ा थम चुका था। स्कूल को बंद कर दिया गया था और बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई थी। पर रतन बाबू जानते थे, ये शांति असली नहीं है, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। शिवांश अब ठीक था, पर चुप रहता था। उसे कुछ भी याद नहीं था, न कुएं की बात, न कमरे की। बस कभी कभी नींद में चीख उठता, मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगा। रतन बाबू ने उसके पिता को समझाया, बच्चा अब बाहर है, लेकिन अंदर कुछ छूट गया है, और वो चीज कभी भी वापस आ सकती है। शाम के वक्त रतन बाबू अकेले बैठकर गोरख बाबा के नाम से जुड़े कागज पढ़ रहे थे। एक पुराना नक्शा मिला। उसमें एक रास्ता दिख रहा था, स्कूल की जमीन से निकलकर सीधे जंगल की तरफ जाता था। उस पर लिखा था, मार्ग प्रवेश केवल गुरुवार को सूर्यास्त से पहले। अंत में समाधि है, जहां तांत्रिक की आत्मा बंद की गई थी। यादव बोले, सर, मतलब वो तांत्रिक कभी मारा नहीं गया था? रतन बाबू बोले, शायद उसे मारा नहीं जा सका, इसलिए उसे किसी मंत्र से बांधा गया था। गुरुवार बस एक दिन दूर था। अगली शाम को सूर्यास्त से 1 घंटा पहले रतन बाबू, यादव और 2 गांव के मजबूत नौजवान उस रास्ते पर निकले। रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, न कोई चिड़िया, न हवा। पेड़ हिलते नहीं थे, मगर उनके पत्तों से एक सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे नाम पुकार रहा हो। रास्ते में एक जगह मिट्टी पर ताजा पैर के निशान मिले, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी गुजारा हो। यादव कांपते हुए बोला, सर, ये तो शिवांश के जैसे लग रहे हैं। रतन बाबू बोले, लेकिन वो तो घर में है, या शायद वो नहीं है। चलते चलते वो एक खुली जगह पर पहुंचे। चारों तरफ गोलाकार में पत्थर रखे हुए थे, और बीच में एक समाधि जैसी जगह। एक पत्थर पर साफ लिखा था, यहां वशीकरण करने वाला बंद है, इसे जगाने की गलती मत करना। पर समाधि के ऊपर रखा पत्थर हिला हुआ था, जैसे किसी ने उसे अभी छेड़ा हो। पास में रखा था एक नया तावीज और शिवांश की वही स्कूल की बेल्ट, जो खो गई थी। रतन बाबू धीरे से बोले, कोई इसे छेड़ चुका है। तभी एक झोंका आया और जंगल की हवा में कुछ बदल गया। पेड़ों की छाया एक जगह इकट्ठा होने लगी।
जैसे काली धुंध किसी इंसानी शक्ल में बदल रही हो। वो आकृति धीरे धीरे ऊंची होती गई। उसके अंदर से बच्चों की हंसी और किसी बूढ़े आदमी के गुस्से की आवाज साथ साथ निकलने लगी। रतन बाबू ने जेब से तुलसी के पत्तों की माला निकाली और सामने खड़े हो गए। वो बोले, तू जो भी है, निकल आ। तेरी जगह अब यहां नहीं है। तेरा समय खत्म हो चुका है। पर उस आकृति से आवाज आई, मैं सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था। मैं वो था जिसे बच्चे डर में याद करते हैं, और मैं वापस आ चुका हूं। अचानक यादव की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। किसी ने जोर से चिल्लाया, सर, कुछ मेरे ऊपर चढ़ा है। ये बच्चे की आवाज में बात कर रहा है। रतन बाबू झपटे। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए तुलसी की माला उस नौजवान के गले में डाली। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अब वो आकृति गुस्से में कांपने लगी। उसने जोर से चिल्लाया और पूरा जंगल जैसे एक बार कांप गया। और तभी जंगल के बीच एक और बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। लंबा सफेद चोला, चमकती आंखें। उसने रतन बाबू की तरफ देखा और बोला, मैं गोरख बाबा हूं। वो जिसे तुम खोज रहे हो, उसे बांधा गया था, लेकिन किसी ने उसकी डोर खोल दी है। रतन बाबू बोले, उसे वापस बांधना होगा। शिवांश को छुड़ाना होगा। गोरख बाबा बोले, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। जिस बच्चे को चुना गया है, वही उसे बंद कर सकता है। उसे फिर से उस समाधि के पास लाओ, और बाकी मैं संभालूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह था, क्या शिवांश फिर से उस डरावनी जगह में वापस जाएगा? और अगर गया, तो क्या वो लौट पाएगा? अगली सुबह गांव में फिर खलबली मच गई। शिवांश अचानक अपने घर से गायब था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वो कमरे में नहीं था। न खिड़की टूटी, न कोई निशान। बस तकिए पर एक ताजा बंधा हुआ लाल धागा रखा था, और कमरे की दीवार पर किसी ने अंगुली से लिखा था, समय आ गया है। शिवांश के माता पिता बेहोश से हो गए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कुछ लोग चीखने लगे, अब बस करो, ये बच्चा हमें बर्बाद कर देगा। स्कूल को जला दो। लेकिन रतन बाबू चुपचाप वहां खड़े थे, सोच में डूबे हुए। यादव ने धीरे से पूछा, सर, अब क्या करेंगे? रतन बाबू ने एक गहरी सांस ली और बोले, अब जो होना है वो होगा। लेकिन अगर उस बच्चे की आत्मा में अब भी कुछ इंसान बचा है, तो हम उसे वापस लाएंगे। रात होते ही वे गोरख बाबा से मिलने गए। गोरख बाबा एक पुराने कुएं के पास बैठे थे, आंखें बंद किए। उन्होंने बिना आंख खोले ही कहा, बच्चा गया है, अपने डर की गहराई में। उसे निकालना है तो तुम्हें खुद उस दरवाजे से गुजरना होगा, जो इंसान की दुनिया और मृत आत्माओं की दुनिया के बीच है। रतन बाबू ने पूछा, वो दरवाजा कहाँ है? गोरख बाबा बोले, जो स्कूल की दीवार टूटी थी, उसी के पीछे से एक सुरंग निकलेगी। वो सुरंग तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आत्माएं फंसी है। पर याद रखना, अंदर जो दिखेगा वो सच नहीं होगा, पर चोट असली होगी। अपने मन को मजबूत रखो और शिवांश का नाम हमेशा लेते रहो। रात के 11 बजे रतन बाबू और यादव टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचे। दीवार के पीछे की जगह को फिर से खोला गया। इस बार वहां मिट्टी के नीचे से एक छोटी सी दरार दिख रही थी, जैसे कोई रास्ता हो जो धीरे धीरे खुल रहा हो। रतन बाबू ने खुद फावड़ा लिया और खोदना शुरू किया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद एक तंग सुरंग दिखाई दी, जो नीचे की तरफ जा रही थी। सांसें थमी हुई थी, लेकिन रतन बाबू बोले, अगर डर के मारे रुक गए तो वो बच्चा हमेशा के लिए खो जाएगा। वो अंदर घुसे, यादव पीछे।
सुरंग में दम घुटने जैसी महक थी, सड़ी हुई लकड़ी और लोहे जैसी गंध। धीरे धीरे वो दोनों नीचे उतरते गए और फिर एक चौड़ी गुफा में पहुंचे। गुफा में अजीब नीली रोशनी थी, दीवारें चमक रही थी और उनमें बच्चों की परछाइयां दौड़ रही थी, हंसती हुई, भागती हुई, लेकिन आंखों में कोई खुशी नहीं थी। एक कोना था जहां शिवांश बैठा था, लेकिन वो अब भी वैसा नहीं था। उसकी आंखें फिर से सफेद हो चुकी थी। उसके सामने एक आदमी बैठा था, लंबा, काले कपड़े और चेहरा आधा जला हुआ। वो बोला, तुम फिर आ गए, रतन। तुम जैसे लोगों ने मुझे मिट्टी में दबाया था, लेकिन डर को मिटाया नहीं जा सकता। डर तो हवा में होता है, और अब मैं हर उस बच्चे की आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा जिसे दुनिया ने अनदेखा किया। रतन बाबू ने जेब से वही पुराना मंत्र निकाला जो गोरख बाबा ने दिया था। उन्होंने तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया, क्षिप्र नाशय नमः, देह को छोड़ो, आत्मा को लौटाओ। शिवांश चीख पड़ा, मुझे मत छुड़ाओ, मुझे वहां अच्छा लगता है। लेकिन तभी गुफा की दीवारों पर शिवांश के बचपन की तस्वीरें उभरने लगी। मां की गोद, स्कूल में हंसी, दोस्तों के साथ खेलना। शिवांश कांपने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। तांत्रिक गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ये मेरी आत्मा है अब, ये सिर्फ मेरा है। उसने एक भयानक झोंका चलाया। रतन बाबू की टॉर्च टूट गई, यादव गिर पड़ा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन तभी गुफा के बीचों बीच एक तेज रोशनी फैली। गोरख बाबा वहां खड़े थे, हाथ में एक जलता हुआ दीपक और होठों पर मंत्र। उन्होंने दीपक शिवांश की तरफ बढ़ाया और बोले, बेटा, खुद को पहचानो, डर से मत भागो, उससे लड़ो। जिस शरीर में तुम हो वही तुम्हारा है, किसी और का नहीं। शिवांश चिल्लाया, मैं वापस जाना चाहता हूं। और तभी एक जोर की गूंज हुई, गुफा हिलने लगी। तांत्रिक चीखते हुए पीछे की दीवार से टकराया और उसी में समा गया। दीवार पर सिर्फ उसकी परछाई रह गई, हमेशा के लिए। शिवांश बेहोश होकर गिर पड़ा। गोरख बाबा ने कहा, अब उसे ले जाओ। सूरज निकलने से पहले ये जगह छोड़ दो, वरना दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रतन बाबू ने शिवांश को कंधे पर उठाया और यादव के साथ मिलकर सुरंग से बाहर निकले। जैसे ही स्कूल की जमीन पर कदम रखा, पीछे से एक तेज धमाका हुआ और सुरंग हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वालों ने देखा, रतन बाबू वापस आए, शिवांश को सही सलामत लेकर। लोगों ने सिर झुका लिए, लेकिन रतन बाबू ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक बात लिखी और स्कूल की दीवार पर टांग दी, दीवारें अगर बोले तो सुन लेना, कभी कभी वो जिंदा नहीं होती, पर जो उनके पीछे छिपा हो वो जरूर जिंदा होता है। साल भर बीत गया, गांव अब शांत था। स्कूल फिर से खुल चुका था, नई दीवारें बनी थी, नया रंग, नई प्रार्थना, और अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, न कि डर। शिवांश अब सामान्य था, वो फिर से खेलने लगा था, पढ़ाई में अच्छा हो गया था, लेकिन कभी कभी चुपचाप बैठकर एक ही बात कहता, मैं उस अंधेरे को अब भी महसूस कर सकता हूं। रतन बाबू ने रिटायरमेंट ले लिया था, गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, पर जाने से पहले वो एक आखिरी बार उस स्कूल में जाना चाहते थे। एक सुबह वो अकेले स्कूल पहुंचे। चौकीदार ने दरवाजा खोला। बच्चे अभी नहीं आए थे। रतन बाबू पुराने मैदान में जाकर खड़े हो गए। सूरज की किरणें चमक रही थी, पर उनके चेहरे पर कुछ बेचैनी थी।
उन्होंने मैदान के बीच में खुदाई के उस पुराने निशान को देखा जहां कभी वो सुरंग मिली थी। वहां अब घास उग चुकी थी, लेकिन जमीन अब भी बाकी जगहों से थोड़ी नरम लगती थी, जैसे कुछ अब भी नीचे सांस ले रहा हो। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। आपको लगा सब खत्म हो गया? रतन बाबू पलटे। वहां एक बुजुर्ग दिखा, सफेद दाढ़ी, एक फटी टोपी और आंखों में अजीब चमक। वो मुस्कुरा रहा था। रतन बाबू ने पूछा, आप कौन है? वो बोला, जिसे तुमने बांधा वो तो गया, लेकिन जिसने उसे बुलाया वो अभी बाकी है। रतन बाबू चौंक गए। मतलब? बुजुर्ग धीरे से बोले, जिस तांत्रिक को तुम्हारा गांव डर मानता रहा, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असली ताकत उस आत्मा की नहीं थी। असली ताकत थी उस डर की जो लोगों के दिलों में पनपती गई। डर जो पीढ़ियों से बढ़ा और उसे जिंदा रखा। तुम्हारे ही गांव ने। रतन बाबू बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? बुजुर्ग मुस्कराए, डर मिटा नहीं। डर बस जगह बदलता है। आज स्कूल शांत है, कल मंदिर हो सकता है, या अस्पताल, या किसी के सपने। इतना कहकर वो आदमी गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। रतन बाबू अवाक खड़े रहे। उसी रात गांव के पास एक पुराना कुआं खुद ब खुद खुल गया, जिसे वर्षों पहले बंद किया गया था। काला कुआं, जहां कभी गांव के अजीब मामलों के दोषियों को फेंका जाता था। अब वहां से हर रात हल्की हल्की फुसफुसाहटें आने लगी। कुछ बच्चों ने अपने सपनों में एक चेहरा देखा, अधजला, मुस्कराता हुआ। शिवांश फिर से रातों में चिल्लाने लगा, मुझे मत बुलाओ। और एक दिन स्कूल की नई दीवार पर किसी ने फिर से खून से लिखा, मैं लौट आया हूं। गांव वाले फिर डरने लगे। कुछ ने गांव छोड़ दिया, पर रतन बाबू अब वहां नहीं थे। वो एक पहाड़ी शहर में एक शांत सी लाइब्रेरी में बैठते हैं, हर रोज अपने नोट्स पढ़ते हैं। उनके पास एक पुरानी डायरी है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा है, डर एक जगह नहीं, एक एहसास है, जिसे जितना दबाओ वो उतना फैलता है, और जब वो वापस आता है तो दरवाजा नहीं खटखटाता। कहानी खत्म नहीं हुई, शायद कभी नहीं होगी, क्योंकि हर गांव में होती है एक कच्ची दीवार, जिसे लोग मजबूत मान लेते हैं, पर असल में वो सिर्फ दरार होती है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।